नींद से मेरी आंखें बोझिल हुई जा रही थी और बादामी थी कि बोले ही चली जा रही थी। और बातें भी कौन सी, वही गांव भर की जिन्हें दिन भर से सुनते सुनते मैं अघा गई। दादी के किस्से, माँ की बीमारी, भाइयों की शरारत, सहेलियों की मौज मस्ती, नीम पर पड़े झूले, खट्टी अम्मियाँ, मीठ तालाब की डुबकियाँ और न जाने क्या क्या। अनवरत बोले ही जा रही थी और मुझे हुंकारा देना भी मुहाल हो रहा था। सुबह 4 बजे की जागी हुई थी। श्यामली बड़े इत्मीनान से अलार्म घड़ी पापा के सिरहाने रख गई थी। कल सुबह मुझे जगाकर वे दोबारा सो गए थे। बच्चों के जाने के समय ही उठे थे। उतनी सुबह उठकर मैंने पूड़ियाँ उतारी, सब्जी बनाई, हलवा सेका, फिर नहाने के लिए पानी चढ़ाकर चाय बनाई थी। तब जाकर जाने वालों को जगाया। अब बच्चे भी बच्चे वाले हो गए, पर मेरी भूमिका अब भी वही है। दक्षिण भारत की यात्रा का प्रोग्राम बनाया था जमाई बाबू ने। कहा तो हमसे भी था, पर इनका बीपी, मेरी डायबिटीज़, इनका आर्थराइटिस और मेरा अस्थमा, सबको साथ लेकर कहाँ जाते। फिर शामली ने लिखा, ना हो तो आप भैया भाभी के साथ यहाँ आ जाए, आपको चेंज हो जाएगा और हमारा घर भी सूना नहीं रहेगा। फिर यही तय रहा। शामली का बस चलता तो बादामी को भी साथ ले जाती। बच्चों को 1 घंटा भी संभालना पड़ जाए तो उसे रोना आ जाता है, पर बहू वरुण की आया को साथ ले आई थी। उसने तीनों बच्चों की जिम्मेदारी सहर्ष स्वीकार कर ली थी, इसलिए बादामी को फिर मेरी ही सेवा में छोड़ा गया। सेवा की मुझे सचमुच जरूरत थी। वे लोग तो सुबह 8 बजे ही निकल गए, पर पूरा घर समेटने में मुझे दिन भर लग गया। सब यहाँ से वहाँ तक बिखरा पड़ा था। ननद भौजाई दोनों ऐसी सिलबिली हैं कि सब उन लोगों को कहीं बाहर जाने के बाद नौकरों से झाड़ू लगवाते भी डर लगता है। ड्रेसिंग टेबल पर गदर मचा हुआ था, ड्रॉर्स खुले पड़े थे, बिस्तर पर कोई दर्जन भर टॉप्स और मालाएं थी। असली और नकली पहचानना मुश्किल था। गीले नैपकिन्स, मुछड़े हुए रुमाल, उतारे हुए मोजे और बच्चों की चड्डियों से फर्श अटा पड़ा था। एक कोने में तेल की शीशी लुढ़की पड़ी थी, तो दवाइयों का पूरा बैग ही डाइनिंग टेबल पर उलट दिया गया था। बादामी साथ ना होती तो मुझे सब चीज़ों को ठिकाने लगाते 2 दिन तो लग ही जाते। बस उस लड़की में एक ही खराबी है, बोलती बहुत है और पूरी टेप रिकॉर्डर है। मुझसे पूछ रही थी कि साहब लोग कहाँ गए हैं, वहाँ ऐसा क्या है, 15 दिन लग जाएंगे। मैं उसे ज़्यादा तो क्या बताती, बस दक्षिण के मंदिरों का बखान कर दिया। पर वह तिरुपति बालाजी या रामेश्वरम, मीनाक्षी या कन्याकुमारी की महत्ता से जरा भी प्रभावित या अचंभित नहीं हुई। उत्तर में उसने अपने गांव के सोनमुखी महादेव, तालाब वाले महावीर जी और टिरिया वाली माता का वर्णन सुनाया। उनके पुजारियों के चमत्कारों की गाथाएं सुनाई। शिवरात्रि और नवरात्रि के विशाल मेलों का बखान किया। गांव की रामलीला का भी अभिनय पाठ सुनाया। विषयांतर के लिए एकाध प्रश्न मैंने उसके घर परिवार के बारे में भी पूछ लिया। बस उसके यादों का तो जैसे पिटारा ही खुल गया। लगा जैसे उसे अरसे बाद इतना संवेदनशील श्रोता मिला हो। यह तो निश्चित था कि श्यामली उसकी बकवास नहीं झेल पाती होगी। शाम तक मैं शरीर और मन दोनों से थककर चूर हो गई थी। जल्दी खा पी कर सोने का मन था कि पड़ोस के शर्मा दंपत्ति आ गए। श्यामली शायद उन्हें जताकर गई होगी, इसलिए हमारा अकेलापन बांटने आ गए। नींद से निढाल होकर जब मैंने उनके सामने ही उबासियां भरनी शुरू कर दी, तब जाकर वे उठे। उन लोगों के जाने के बाद ये जब कमरे में आई तो जमीन पर लगा एक बिस्तर देखकर बिदक गए। यहाँ कौन सोएगा? बादामी, अब इतने बड़े घर में उसे अकेले कहाँ सुलाऊं? अरे तो उसे रखने की जरूरत क्या थी, घर भेज देती। कमाल करते हैं आप भी। उसका घर यहाँ कहाँ है? यहाँ तो उसका मामा है, कल सुबह आएगा तो भेज दूंगी। अच्छा तो मैं बाहर हॉल में सोता हूँ, मुझे टीवी भी देखना है, उन्होंने कहा और चौकीदार से कहकर अपना बिस्तर बाहर लगवा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। भला वह इनका क्या ले रही थी? अब सोते हैं तो बाहर ही सोते रहे। मैं बिस्तर पर लेट गई। इतनी देर टीवी से चिपकी बैठी बादामी भी भीतर आ गई। मुझे लगा वह भी दिन भर की थकी हुई है, बिस्तर से पीठ लगते ही सो जाएगी, पर वह तो फिर शुरू हो गई और मुझे हुंकारा देना भी मुहाल हो रहा था। वैसे उसे मेरे हुंकारे की जरूरत भी नहीं थी। कोई आधा घंटा बीता होगा कि बाहर से उनकी आवाज़ आई, अरे जरा घड़ी देखो और सोने की कोशिश करो। तुम्हें तो ऐसा बतरस चढ़ता है कि सामने खंबा भी हो तो शुरू हो जाती है। मुझे इतना ताव आया कि बस। शादी के 35 साल हो चले हैं, पर अब तक इन्हें मेरी आवाज़ भी नहीं पहचान में आई। उसी समय गुस्से से मैंने बादामी को डपटा, देवी जी अब कचर कचर बंद कर सो जा, बड़े साहब जी नाराज हो रहे हैं। यह बात मैंने जानबूझकर जोर से कही थी ताकि बड़े साहब जी भी जान ले कि बतरस किसे चढ़ रहा है।
बादामी तो एक डांट खाकर ही चुप हो गई। थोड़ी देर में उसकी नाक भी बजने लगी, पर मेरी नींद एकाएक गायब हो गई। नींद से बोझिल पलकें एकदम सपाट खुली रह गई और उनमें बादामी के गांव के चित्र तैरने लगे। शामली के यहाँ आए उसे 2 साल हो चले हैं, पर अब तक एक एक बात उसे याद है। लगता है जैसे उसका शरीर भर यही है, मन अभी भी वहीं अपने गांव में बसा है। धरती की सौंधी गंध अब भी उसके प्राणों में समाई हुई है। भला यह भी कोई उम्र है घर परिवार से दूर रहने की, माँ बाप से बिछुड़ने की। बादामी तो लड़की है, उसे तो एक दिन परदेश जाना ही है, पर तब तक तो अपनों के पास रहे। माँ बाप की भला ऐसी भी क्या मजबूरी है कि कलेजे के टुकड़े को इतनी दूर जाकर पटक दिया। इसे छोड़कर कैसे रह पाते होंगे वे लोग। उनके गले से कौर भी उतरता होगा, खासकर उसकी माँ। क्या एक रात भी वह ठीक से सो पाई होगी। मुझे वह प्रसंग याद हो आया जब सुधांशु पहली बार कैंप पर गया था। पहली 3 रातों से ही मेरी नींद उड़ गई थी। ढेर सी चिंताएं, कैसे रहेगा, कैसे सोएगा, कैसे जागेगा। रात में उठना पड़ा तो कैसे किसे जगाएगा, खुले में कैसे नहाएगा, खाने में मिर्च तेज हुई तो क्या करेगा, इतना सारा सामान अकेले कैसे ढोएगा, कैसे संभालेगा। हिदायतें दे देकर मैंने उसका बुरा हाल कर दिया था। ये मेरी हालत भांप गए थे, इसलिए सुधांशु को विदा करने ये मुझे भी स्टेशन ले गए। सभी बच्चों के माँ बाप आए हुए थे, सबके चेहरे पर चिंता थी। इन्होंने मुझे दिखाया कि सारे बच्चे सुधांशु की उम्र के हैं और पहली बार इस तरह बाहर जा रहे हैं। अब पता नहीं क्यों मुझे अपना ही बच्चा सबसे ज़्यादा निरीह, मासूम और असहाय लग रहा था। माँ की दिल की तो कैफियत ही अलग होती है। दूसरे दिन गोपी किशन सौदा सुलफ के लिए पूछने आया तो मैंने कहा, भैया साहब लोग नहीं है, तब तक छोकरी को गाँव भेज दो या माँ बाप से मिलाएगी। अरे गाँव में का रखा है माँ जी, यहीं पड़ी रहने दीजिए, आपकी सेवा करती रहेगी। अरे ना हो तो तुम अपने ही घर ले जाओ, भाई बहनों में मन लगा रहेगा। यहाँ बच्चे भी नहीं हैं, कोई खास काम भी नहीं, लड़की बोर हो जाती है। बड़े बेमन से वह अपने साथ ले गया। बादामी में भी कोई खास उत्साह नहीं था। मैंने कपड़ों के लिए पूछा तो बोली, हमें कौन रात रहना है, हम तो समाई को लौट आएंगे। और सचमुच वह शाम को लौट भी आई। रात को उसने जैसे कोई रहस्य खुलने के अंदाज में कहा, अम्मा जी एक बात बताएं। हाँ बोलो। पता है मामा मामी से क्या कह रहे हो तो बोलो कि अम्मा जी बड़ी कंजूसनी हैं, बिटिया की 2 रोटी भारी पड़ गए हो। मुझे बहुत ताव आया। बिटिया की रोटियां तो खुद उसको भारी पड़ रही थी, तभी तो ले जाने में आनाकानी कर रहा था। दुख भी हुआ, ऐसी सदस्यता व्यर्थ ही गई। दूसरे दिन गोपी किशन फिर ड्यूटी पर आया तो मैंने पूछा, तुम्हारी बहन का गांव यहाँ से कितनी दूर है। 20 लगते हैं एक तरफ के। मैंने फौरन 100 का नोट इसे पकड़ाते हुए कहा, इसे वहाँ छोड़ा, उन लोगों को किराए के पैसे भी देते आना। साहब लोग 20 तारीख तक लौटेंगे, उससे पहले आ जाएं। अब उसके पास मना करने का कोई बहाना ना रहा। बादामी भी खुश थी। बड़े सलीके से उसने अपनी अटैची जमाई, वह भी शामली की ही पुरानी अटैची थी। मैंने अपनी एक पुरानी साड़ी और ब्लाउज उसकी माँ के लिए निकाल कर दिए। भाई बहनों के लिए मिठाई भी मंगवा दी। अब कहे मुझसे कोई कंजूस। रिटायरमेंट के बाद इस तरह खट से 100 का नोट निकालना आसान नहीं होता, पर मैं खुश थी कि एक पुण्य का काम कर रही हूँ। बिछड़े हुए बच्चे को माँ से मिलवा रही हूँ। अगले दिन माली बाबा स्वयं प्रेरणा से ही घर का छोटा मोटा काम करवाने आ गए। काम ऐसा था भी क्या, पर जो भी था उसमें रस नहीं आ रहा था। मैंने कहा, छोकरी दिन भर कान जरूर खाती थी, पर उसके जाने से घर सूना हो गया। कोई भी हो, उससे घर में रौनक बनी रहती है। माली बाबा बोले, आपने नाहक भेजी हुजूर, यहाँ बनी रहती, आपकी सेवा टहल करती। गांव में क्या रखा है। अरे गांव में माँ बाप हैं उसके, वह बेचारी कह नहीं पाती तो क्या मन तो करता ही होगा ना, अभी उसकी उम्र ही क्या है। माँ बाप उसे कौन सा अमृत पिला देंगे, ऐसे ही गद के होते तो यहाँ भेजते। आप देखना ऐसी लाल लाल सुर्ख गई है बादामी, छुआरे सी लौटेगी। क्या बात करते हो, हम सच्ची कहते हैं हजूर। माँ बाप क्या होते हैं, उसके असली माँ बाप तो आप लोग हो। आपके ही राज में सारे सुख भोग रही है। अच्छा खाती है, अच्छा पहनती है, गद्दे पे सोती है, ठाठ से मोटर में घूमती है, दिन भर टीवी में सनीमा देखती है। गांव में क्या रखा है। मैंने फिर एक बार कहना चाहा कि गांव में उसका घर है, माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, सखी सहेलियाँ हैं, उसका बचपन है, और इन चीज़ों की बराबरी दुनिया की कोई नेमत नहीं कर सकती। पर मैं चुप लगा गई। नहीं तो फिर मुझे माली का प्रवचन सुनना पड़ता। मुझे उसके वक्तव्य में ईर्ष्या की गंध आ रही थी। उस बित्ते भर की लड़की को जो सुख सुविधाएं मिल रही थी, वह शायद औरों से देखी ना जा रही हूँ।
पर यह कोई नहीं सोचता कि खाने खेलने की उम्र में यह जो अपना गांव घर छोड़कर इतनी दूर नौकरी करने आई है तो कुछ तो पाएगी ही। दिन बीत रहे थे और हम लोग एकांतवास के आदी हो चले थे। बच्चों के लौटने में अब भी 4-5 दिन शेष थे कि एक दिन बादामी दरवाजे पर आ खड़ी हुई। साथ आए व्यक्ति ने जिस विनम्रता से मुझे दंडवत प्रणाम किया, समझ गई कि यह उसका बाप ही होगा। उसे देखकर मैं खुश हो गई कि कुछ तो एक रास्ता टूटेगी। फिर भी मैंने कहा, इतनी जल्दी क्यों लौट आई पगली? 3-4 दिन और छुट्टी मना लेती, साहब लोग तो 20 को आएंगे। हमने भतेरी कही मालिक, पर यह जिदिया गई, फिर क्या करते? ऐसा क्यों? अब का बताएं मालिक, वो तो हो गई सहरबारी, बंगला में रहत है, 56 भोग खाती है। उत्ते गांव में का धरो है, चून है तो दाल नहीं हो, शक्कर है तो चाय नहीं है, उन्हें अब जी सब पुसात है क्या? मुझे माली की बात याद आ गई। उसने कहा था, बादामी यहाँ से लाल सुर्ख जा रही है, आप देखना छुआरा होकर लौटेगी। खैर छुआरा तो नहीं हुई, पर गाल जरूर पिचक गए थे। धूप के कारण रंग भी सवला गया। इस समय तो उसकी हालत और भी बदतर हो रही थी। सफर के कारण बाल और कपड़े सब धूल में अटे हुए थे। मैंने कहा, बादामी अपने बापू को पानी पिलाओ और चलकर हाथ मुंह धो लो। जब वह पानी देकर चली गई तो मैंने उसके बाप से कहा, बंगले में रहने से गांव घर थोड़ी ही छूट जाता है। फिर यह तो लड़की की जात है, इसे तुम हमेशा तो बाहर नहीं रख सकते, कल को तो सयानी होगी, शादी कर देंगे। उसने छूटते ही कहा, लड़का 5वीं क्लास पढ़ रहा है, साहब से कह के चपरासी लगवा देंगे, फिर 2 जना शहर में बने रहेंगे, गांव में जाने की जरूरत ही नहीं है। मतलब यह है कि बादामी की सगाई हो चुकी है और शादी होने तक जितना कमा सकेगी बाप को कमा कर देगी, फिर शायद पति के राज में भी किसी बंगले पर काम करने लगेगी। बचपन की ट्रेनिंग व्यर्थ थोड़े ही जाएगी। बादामी का बाप देर तक बैठा अपनी दरिद्र गाथा सुनाता रहा। उसने यह भी बताया कि बादामी के छोटे भाई को वह जमींदार बाबू के बेटे के साथ जयपुर भेज रहा है। उन लोगों ने उसे पढ़ाने का वादा भी किया। सुनकर ही मन कैसा तो हो गया। इसलिए जाते समय जब बादामी ने के बाप ने किराए के पैसों की याचना की तो मैं मना नहीं कर सकी। यह मुझे बाद में याद आया कि किराए का प्रबंध तो मैं पहले ही कर चुकी हूँ। सारी शाम में बुझी बुझी सी ही रही। स्वाभाविक भी था। उसका मूड ठीक करने के लिए मैंने आवाज़ दी, आजा बादामी, चित्रहार शुरू हो गया, हम सोएंगे। अम्मा जी हमारे पाँव पिरा रहे हैं। पाँव क्यों पिरा रहे हैं? क्या पैदल आई हो? मैंने तो मजाक किया था, पर उसने बताया कि सचमुच आधा रास्ता उसने पैदल ही तय किया है, कुछ बैलगाड़ी से और कुछ ट्रक में बैठकर पार किया है। मुझे बेहद गुस्सा आया। जब गांव तक गाड़ी जाती है तो इस उठापटक की जरूरत क्या थी? पैसों का जरूर गोलमाल हुआ है, चाहे वह गोपी किशन ने किया हो या बादामी के बाप ने, और अब उसकी तह में जाने का कोई मतलब नहीं था। अपना गुस्सा उस पर उतारते हुए मैंने कहा, और ऐसी सिकुड़ी हुई सी क्यों खड़ी है? ठंड लग रही है तो स्वेटर नहीं पहन सकती? सूटर हम तो उतना ही भुलाए हैं। चौकीदार उसी समय दूध लेकर आया था। फुसफुसा कर बोला, कब दे रही है? आप जानो, खुदा ही रखाई होगी, कपड़े भी रखाई होगी। अब देखिएगा मेम साहब ऐसी गुस्साएंगी। यहाँ 4 भले लोगों के बीच उठना बैठना होता है तो कपड़े चाहिए कि नहीं, पर ससुर सब धर लेते हैं। मैंने कनखियों से देखा बादामी ने शायद सब सुन लिया था, पर वह निर्विकार भाव से चित्रहार देखती रही। मुझे ना तो आजकल के गाने याद रहते हैं, ना नए हीरो हीरोइन की पहचान में आते। बादामी ही मेरा ज्ञानवर्धन करती थी, पर आज वह एकदम चुप बनी हुई थी। चित्रहार समाप्त होती उठ गई। रात की सीरियल देखकर जब मैं कमरे में लौटी उस समय बादामी अपने बिस्तर में दुबकी हुई थी। मैंने बत्ती जलाई तो उसकी आंखें मिचमिचाई, मतलब वह अब भी जाग रही थी। मुझे आश्चर्य नहीं हुआ। श्यामली बताती थी कि घर लौटने के बाद हॉस्टल से मैं पहली रात तो जाग कर ही बीतती थी। नींद आने का सवाल ही नहीं होता था। सबके पास कहने के लिए कितना कुछ तो होता था। बादामी का मन भी इस समय घर की यादों से लबालब भरा होगा। उसे हल्का करने की गरज से मैंने कहा, और सुनाओ बादामी, छुट्टियां कैसी बीती? तुम तो कुछ बताती ही नहीं। का सुनाए अम्मा जी, उसने बेजारी से कहा। उत्ते को उधर हुआ जो बताएं। और वह करवट बदलकर सो गई।